पता नहीं, हमारा हम शायद अंदर से मर गए हैं, हमारी भावनाएं मर गई हैं। हम विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हैं और मैं कह रही हूँ ठेंगे पे है ऐसा विश्व गुरु। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा देखा है, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है। और कहीं लिखा देखा है? उन्हीं ट्रकों में लड़कियां गायब हो जाती हैं, उन्हीं सब्जी के ट्रक में, लगेज के ट्रक में, और लड़कियां एक स्टेट से दूसरे स्टेट पार हो जाती हैं, एक यहाँ से नेपाल, नेपाल से यहाँ आ जाती हैं वही लड़कियां। तो मैम ये आपका इस बारे में क्या कहना है कि अगर मैं कहूँ कि जहाँ बड़े कैंट एरियाज हैं, जहाँ छावनी है, दिल्ली है, मेरठ है, बनारस है, आगरा है, मुंबई है, कलकत्ता है, ये बड़े, और मेरठ है, ये बड़े कैंट एरियाज हैं, हर उस जगह है। और अगर मैं कहूँ मेरठ का तो बसाहट ही ऐसी है कि ये शायद जब से मेरठ बसा तब से है, क्योंकि बिल्कुल बीच में होना, और 9 दुर्गों के आधार पे वो बसा हुआ है, 9 दरवाजे हैं, 9 वाड़े, 9 पाड़े, 9 सराय, 9 कुएं, इस तरह से हैं सब। तो 9 के 9 पे और बीचों बीच ये एक स्थापित है। और सच कहूँ तो हम इसकी मिट्टी से दुर्गा बनाते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये मान के चलिए कि 9 ग्रह पे हम हैं और बीचों बीच हम दुर्गा को मान के चल रहे हैं। तो ये उस तरह से इस शहर की बसाहट है जिसको कोई जानता ही नहीं है। बेहद खूबसूरती से बसा हुआ शहर है, ऐतिहासिक है। और समय के साथ बदहाली तो हुई है, मगर उसका डार्क पक्ष ये भी है कि पहले उनके नाचने गाने के काम थे और मात्र सत्तात्मक परिवार थे, जिसमें नट, कंजर, बेड़ी प्रजातियां थी, और जो नाच गा के अपना परिवार पालती थी। घर के मर्द कुछ काम वाम करते नहीं थे। स्ट्रिक्टली ये प्रोहिबिटेड था कि बहुएं नहीं आएंगी, या कोई लड़की नहीं करना चाहती है तो वो आराम से शादी करके रह सकती है। अच्छा। कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, क्योंकि उनकी थी वो अपनी जी, बेटियाँ। जी। लेकिन जैसे जैसे उनमें हम थोड़ा, मैं ये मानती हूँ, अपने शहर का पढ़ाई का संचार हुआ, हमने दूसरी चीज़ों का उनके साथ कि भाई आप ये भी कर सकते हो, ये भी, तैसे उतना ही तेज़ी से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का व्यापार बढ़ रहा था। तो अब ऐसे लोग छोड़े हुए थे जो अच्छे घरों की लड़कियां फंसा ले, बेहद गरीब घर की लड़कियों को काम के नाम पे ले आए, उससे थोड़ा सा और मिडिल क्लास की जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं उन लड़कों के लिए ले आए शादी के नाम पे। शादी के नाम पे बड़ी ह्यूमन जी, ट्रैफिकिंग है। ये मेरा अगला जी सवाल यही था आपसे जी। कि ये जो लड़कियां होती हैं ये फंस कैसे जाती हैं ऐसी चीजों में? पढ़ी लिखी, मैंने ऐसा भी देखा कि पढ़ी लिखी लड़की फंस गई है वहां जाके। देखिए, जैसे मैं अभी की बात करती हूँ, एक लड़की, आपके पॉडकास्टर को सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ इसके लिए कि आप नहीं होते तो शायद एक बच्ची को मैं नहीं बचा सकती। किसी बच्ची का मुझे 2-3 महीने पहले फ़ोन आया, ये 1 साल से चल रहे हैं सारे पॉडकास्ट। तो उसका फ़ोन आया कि आप ऐसी बात कर रही हैं कि किसी को निकालती भी हैं। मैंने कहा बेटा अब ये मैं तुम्हें कैसे साबित करूँ, तुम कहाँ हो, मैं मिल के बता सकती हूँ कि नहीं? बोली मैं बहुत दूर हूँ और मुझे निकलना हो तो? मैंने कहा बताओ कहाँ हो? मैं सोनागाछी में। तो सोनागाछी में कैसे और कहाँ की हो? कि दिल्ली की हूँ। मैंने कहा फिर क्या एज होगी? बोले 15, मैं 16 साल की हो जाऊंगी इस बार दिसंबर में। मैंने कहा तो फिर बेटा मैं क्यों यकीन करूं कि तुम सोनागाछी में हो और तुम बात कर रही हो मुझसे, तो मैं क्यों यकीन करूं? तो उसने कहा ठीक है मैं यकीन दिलाती हूँ। उसने मुझे अपनी फ़ोटो भेजी, आधार कार्ड भेजा, मार्कशीट भेजी हाई स्कूल की। उसके बाद उन एरियाज़ की फ़ोटो करके खुद के साथ सेल्फी ले गए, ये जगह ये जगह। मैंने कहा ये मार्कशीट और आधार कार्ड कहाँ से, मैं फिर तो क्यों वहाँ यकीन? फोन्स वगैरह? ना, वो कुछ नहीं है, बताऊंगी इसका भी। तो उस उसने इतना विश्वास दिला दिया था उन्हें कि मैं अब कहीं नहीं भाग रही। 9 महीने हो गए थे, मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ। तो कभी कभी फ़ोन वोन कि मैं रील देख रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, और मस्त रहती थी बिल्कुल, ये नहीं उन्होंने जाहिर किया, लेकिन इच्छा नहीं छोड़ी। और मैंने कहा फिर ये आधार कार्ड और ये सब कहाँ से? बोले ये तो जो मुझे लाया ना, हम वो शादी के लिए उसने कहा कि अपना आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट लेना, जन्म प्रमाण पत्र भी देखना, तो वो ले लेना, इसलिए मैंने लिया। और ये आपको भेज रही हूँ, और इतनी खूबसूरत लड़की है, मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ोटो। और बहुत मैसेज उसने मुझे किए, और जब लगातार करती रही तो मुझे लग गया कि अब और ज़्यादा परखना भी ठीक नहीं है। और मैं यहाँ आप लोगों के ज़रिए ये भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जहाँ मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को अपोज करती हूँ और सब कुछ, लेकिन ऐसे में आशा की किरण अभी है कि जैसे GRP है, RPF है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, GRP, सैल्यूट है उन्हें, वो हमेशा साथ देते हैं। ऐसे में मैंने बिना कुछ किए केवल वहाँ इनका GRP का मदद लिया और सीधे लड़की को दिल्ली लाए। उन्होंने कहा कि देखिए हम सिविल में नहीं जा सकते एरिया में, आप उसको कहो कैसे भी स्टेशन आ जाए हावड़ा। तो ठीक है, मैं उन्हें भी आजमाई रही थी, क्योंकि हम एक मीटिंग के दौरान मिले थे कुछ अधिकारियों को, तो उन्होंने कहा था कभी आजमा के देख लेना मैडम। मैंने उस बच्ची से कहा बेटा इस किसी भी तरह
हावड़ा जा सकती हो? बोली आज? मैंने कहा आज, कल, परसों, 1 दिन में, 10 दिन में, जब तुम हो, लेकिन शर्त एक है कि उससे पहले मुझे बताओगी कि आज जा रही हो, ताकि मैं सचेत कर सकूँ। जी बोले नहीं आपको आना होगा। हाँ, मैंने कहा मैं ही आ रही हूँ, छोड़ो। ऐसे मैंने बस उसको आश्वासन दिया। जी मैं जा नहीं रही थी, मुझे उन पर पूरा भरोसा था। तो उसने एक दिन मुझे कहा कि 4 बजे फ़ोन किया कि मैं निकल रही हूँ। ठीक है, मैंने तुरंत वहाँ पे फ़ोन किया। मैंने कहा सर वो निकलेगी अब। तो उनका चिंता नहीं, सारे फ़ोन हमारे जितने कैमरास अलर्ट हैं और हम सब अलर्ट हैं। लड़की उन्होंने अपनी कस्टडी में ली और उसको ट्रेन में बिठाया। कोई भी जो मौजूदा उस समय जा रही थी, किसी ने बिठाया, और जैसे उन्होंने अपने स्टाफ को किया होगा कि आगे ये ट्रेन में बिठाना, दूसरी जगह जाके ये ट्रेन में, इस तरह से वो हमें बताती भी रही। लखनऊ, मैं लखनऊ कहाँ पहुँच गई? बोले मुझे नहीं पता कैसे बोल रही है, पर बस मुझे दिल्ली आऊँगी मैं, 1 बजे का है कि बता दो। 1 बजे, और 1 बजे उसे उसकी फैमिली ने दिल्ली से ली। तो मैं सभी को धन्यवाद दे रही हूँ कि आप लोग नहीं होते तो एक बच्ची को मैं नहीं तो बचा उनकी सकती। फैमिली ने उन्हें हाँ एक्सेप्ट कर बिल्कुल, उनको लिया। पता था, उनको हम बता चुके थे इसे, इन 2-3 महीने की कन्वर्सेशन के बीच बता चुके थे कि ये बच्ची की हालत है। वो अपने आप नहीं कहीं चली गई है, उसको इस तरह फँसाया के ले आ गया। और वो जो उस लड़की की फ़ोटो भेजी, हट्टा-कट्टा एकदम, और क्योंकि ये सब ज़िम-ज़िम करके और बड़ा स्टाइलिश बन के ऐसी लड़कियों को फँसाते हैं। जी और छोटे घर की जो बिल्कुल गरीब हैं, उनको ये काम के नाम पे फँसाते हैं। बोले यहाँ क्या रखा है? दिल्ली में काम है, वहाँ लेके चलेंगे। ये स्थिति है इसकी। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वहाँ का जो माहौल है, रेड लाइट एरिया का जो माहौल है, वहाँ का मतलब आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसको? डर, मजबूरी, किस तरीके से? देखो सबसे पहला तो वो कहते हैं ना कि भय बिना हुए न प्रीति। जब तक डराया नहीं जाएगा तो वो आपके कब्जे में नहीं है। डराएंगे तभी वो आपके कब्जे में आएंगे। तो जो भी साम दाम दंड भेद अपनाया जा सकता है उस धंधे में तैयार करने के लिए सब होता है। मान लो हमारे यहाँ कहावत है कि बेटी को डराना हो तो बहू को डांट दो, नहीं सॉरी, बहू को डराना हो तो बेटी बेटी को को डांटो डांट कस के। दो। वो वहाँ है कि किसी दूसरी लड़की से वो चाहे झूठ कर रहे हो, जो पहले से ट्रेंड हो चुकी है, वो अंदर कमरे में से चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई कस्टमर उसके साथ है, तो वो सब उसको सुनने के लिए मजबूर किया जाता है कि यहीं बैठे रहो। बाद में वो आएगी तो इस हालत में आएगी जैसे बिल्कुल वो तो मर गई और क्या हो गया, जबकि वो अभ्यस्त है। और तब भी कोई लड़की अगर नहीं तैयार है किसी भी तरह से, तो उनके मुस्टंडे हैं ना, चूना डालने के लिए, मिर्ची डालने के लिए, कोई भी ऐसा प्रेस डालने के लिए, चाहे वो लकड़ी हो, कुछ और हो, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स में डाल सकते हैं, जो उसको कितना टीज कर सकते हैं। कि मैंने मरते देखा है बच्ची को उसको, और डॉक्टर ने मुझे इतना फटकारा कि आपसे पहले नहीं आ सकते। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो अभी इन्होंने फ़ोन किया कि वो डॉक्टर एडमिट नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरी हालत है, तो मैं तो दवाई हूँ। और वो मेरे सामने के सामने मरी, चीखती चिल्लाती। तो ना क्योंकि उसके बाद प्रोटेक्शन लेके सेक्स करना उनके साथ, तो उसके पूरे शरीर में चूना और मिर्च फैल गई थी अंदर, इंटरनल पार्ट्स इंटरनली में। पूरा। इंटरनली चूना जैसे ही पानी के संपर्क में आया तो फट गया था अंदर से सब। तो उससे भी बस मैंने कोई कभी वहाँ घटना देखी नहीं। और तो मैम मान जब 14-15 ऐसी साल की चीज़ें बच्ची जब थी। किसी बच्ची के साथ या किसी औरत के साथ होती है, तो उसकी बॉडी तो अलाउ ही नहीं करती होगी कि आगे वो कुछ कर पाए। बचती कहाँ है, मर गई बचती ना, ही नहीं होगी तो मर गई ना। मतलब फिर औरों ये के लिए तो उदाहरण छोड़ गई ना, कि ऐसा भी हो सकता, नहीं मानोगी तो उदाहरण छोड़ दी ना फिर। बहुत गलत बात है मैम। ये टॉपिक ही ऐसा है ना कि इंसान दहल जाता है, अंदर से दहल जाता है। तो मैं ये मानूँ कि ये जो इंसिडेंस है ये ऐसा इंसिडेंस है जो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक छाप छोड़ जाता है, या फिर इससे भी कोई ब्रूटल चीज़ आपने अपनी इससे भी जीवन ज़्यादा, में देखी इससे है? भी ज़्यादा ब्रूटल देखा है कि एक बच्ची, उसकी मालकिन मुझे फ़ोन करती जबकि वो मुझे पसंद भी नहीं करती। पसंद तो मुझे कोई भी नहीं करती है, ये अलग बात है कि मैं जबरन उनके साथ बैठती हूँ, उनके साथ चाय पीती हूँ, उन उनके दिए गिफ्ट भी लेती हूँ, मतलब मुझे साड़ी ला देती हैं कभी ऐसी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो मुझे फ़ोन किया कि वो आपसे मिलना चाह रही है एक लड़की। हाँ, मैं चली गई। अंदाज़ा नहीं था मुझे कि मुझे क्यों बुला रही है। मैं पहुंची तो वो बिल्कुल मरना सन्नती की थी। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, कभी बताया नहीं, मैं तो रोज़ ही आती हूँ। वो ऐसे होगी 16-17 साल की, और HIV पॉजिटिव हो चुकी थी।
उसने मुझे कहा कि एक वो थी उसके पास डिब्बी सिंदूर की, रोली की। बोली मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, क्योंकि जिस दिन मैं आई यहाँ उस दिन उसने मुझे रोली नहीं लगाई। मुझे हर दिन रोली लगाती थी। तो मैंने फिर भी पूछा, मैंने कहा बेटा कैसे तुम्हें याद है, क्या याद है, कहाँ से हो? क्योंकि उस दिन मालकिन भी नहीं रोक रही थी कि तो आखिरी उस पर। तो उसने कहा कि मैं मुझे नहीं पता मैं कहाँ की हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि मेरा घर कलकत्ता में है और मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। मैंने कहा और बहन भाई? नहीं, मुझे तो भगवान जी से मांगा था उन्होंने, और वो हर दिन मेरा नाम भी उन्होंने इसलिए रोली रखा था कि वो हर दिन मेरे पैर में रोली लगाती थी। और फिर एक दिन जब मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई तो मुझे स्कूल भेजने लगे बाबा। माँ ने मना किया कि मत भेजो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी 6 साल की हो गई, इसको स्कूल को तो जाना ही पड़ेगा। मैंने जूते पहन लिए। माँ को याद आया कि आज सिंदूर नहीं लगाया। वो हर दिन मेरे पैर में रोली लगाती थी, उस दिन याद आया कि नहीं लगाया। उन्होंने कहा रुको रुको रुको, मैं इसको रोली लगाऊंगी। तो मेरे पापा ने डांटा कि अभी क्या स्कूल में रोली लगा के जाएगी जूतों के अंदर, अब शाम को लगा लेना, ऐसे कह दिया मुझे। और फिर जो देखिए मैंने कहा ना कि नरपिशाच हर जगह है। कि जो हमारे घर का नौकर था उससे कह गए बाबा कि मैं तो दुकान जा रहा हूँ और रोली को स्कूल से ले आना, जल्दी ले आना, आज पहला दिन है उसका, उसकी माँ का मन नहीं लगेगा। और फिर मैं जब जागी तो मैं यहाँ पे थी। और फिर मेरे रोली लगी एक बार, बस कभी नहीं लगी, एक बार रोली लगी और मेरे गाल पे लगी। जब मैंने माँ का कहना नहीं माना, उसको रोली को मैंने नहीं माना तो मेरे थप्पड़ लगा बहुत जोर से। और फिर मैंने कभी जिद नहीं की। मैम फिर वो बेसिकली एड्स का शिकार हो गई थी वहाँ पर। हाँ, तो मैम ऐसे जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर, जैसे एड्स की बीमारी, और अब नहीं वहाँ है। लड़कियों को अब नहीं है, जो प्रोटेक्शन अब तो है स्ट्रिक्टली ये सब है कि भाई हमने कहा मना कर दो, कोई कस्टमर नहीं मिलता है पैसा भूखे रह जाना, मत जाने दो किसी कस्टमर को अपने पास, मत आने दो, ऐसे तो नहीं है ऐसा। तो मैम पहले के और अभी में हम बहुत फर्क डिफरेंस देखें कि तो जो लड़कियां हैं अब जो वहाँ लड़कियां हैं वो अपनी, अब खैर अपनी खुशी से तो वहाँ कोई कोई नहीं नहीं, वहाँ रहता, अपनी मर्जी से रेड लाइट एरिया में कोई नहीं पर जाता। जो ये दलदल है, हाँ, दलदल ही बोलते हैं। और आपने एक और चीज़ मेंशन की पहले कि वहाँ की मिट्टी से हम माँ दुर्गा की दुर्गा मूर्ति की बनाते मूर्ति हैं, बनाते लेकिन कहीं ना कहीं उन लड़कियों को गंदी लड़कियाँ बोला जाता हैं। है। बिल्कुल। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के, उस कहाँ पे नहीं है, कहाँ नहीं है। एक तरफ वो जो लड़कियां स्वेच्छा से लग्जरी जुटाने के लिए कर रही हैं, उनको तो हम कुछ नहीं कह रहे, उनको तो हम खराब औरतें नहीं कह रहे। जो पोल्स पे खड़ी हैं, जो रेड लाइट्स पे खड़ी हैं, कस्टमर का इंतजार कर रही हैं, एक रात के 10-20 हज़ार 50 हज़ार तक चार्ज कर रही हैं, और केवल इसलिए वो पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं, और केवल इसलिए कर रही हैं कि उनको लग्जरी ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ज्वेलरी चाहिए उनको। उनको तो हम खराब नहीं कहते, और ये खराब औरतें हैं जिनको 250 रुपये के लिए किसी भी ऐसे आदमी के साथ जाना पड़ता है जिस महीनों से नहाया ना हो, जो पंचर लगा के आया हो, जो पूरा दिन रिपेयर करके आया हो, कोई पूरा दिन पेंट करके आया हो, रिक्शा चला के आया और 500-600 रुपये कमाए, जिसमें से 100-150 रुपये की दारू पी, बाकी इसके साथ सैडिस्ट की तरह व्यवहार किया, और 100-200 में घर जाके बीवी को पीटा और उसे पकड़ा दिया कि इसमें खर्चा चला। वो लोग हैं, ये एक ऐसा जीवन चक्र है जिसको आप, जो हम समाज दुनिया जो देखना ही नहीं चाहती कि वो उस जगह जी रही हैं जो जीते जी नर्क है, जिस नर्क में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वहाँ खाना खाना वहाँ खा रहे हैं जहाँ लोग वहीं थूक रहे हैं गुटखा के, वहीं यूज्ड कंडोम फेंक रहे हैं, वहीं आप वो खाना क्या, वो केवल पेट भर रही हैं, उनको कोई टेस्ट का पता नहीं है उनको कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। हम मना कर सकते हैं कि ये नहीं खाना, ये खाना नहीं कर रहे हम, और वो जी रही हैं, क्योंकि जीने उनके पास मरने का भी ऑप्शन नहीं है कि वो अपना जान दे दें, इसका भी ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो कैसे, और फिर भी हम उन्हें खराब औरतें कहते हैं। अभी मेरे यहाँ परसों हुआ है कि 21 लड़कियां और एक कस्टमर, आपने छापा मार के, छापा मारना क्या होता है, अब किसी के घर पे कैसे छापा मार सकते हैं, वो उनके घर हैं, कोई लड़की निकलना चाहती है उसको निकालो, उसकी काउंसलिंग करो, उसको रोजगार दिलाओ, उन्हें भी हटाओ, उनको रोजगार दिलाओ, उनका पुनर्वास करो। ये कौन सा भेड़ बकरी की तरह से उसमें ठूसा, मैंने बहुत अपोज कर रखा है मोबाइल पे भी उसको, उनको सबको मैं लिख रही हूँ, मीडिया भी मेरा उसमें बहुत साथ दे रहा है। तो लेकिन पता नहीं, हमारा, हम शायद अंदर से मर गए हैं, हमारी भावनाएं मर गई हैं।
हम विश्व गुरु होने का दावा कर रहे हैं और मैं कह रही हूँ ठेंगे पे है ऐसा विश्व गुरु। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा देखा है? ट्रकों के पीछे लिखा रहता है। और कहीं लिखा देखा है? उन्हीं ट्रकों में लड़कियां गायब हो जाती हैं, उन्हीं सब्जी के ट्रक में, लगेज के ट्रक में, और लड़कियां एक स्टेट से दूसरे स्टेट पार हो जाती हैं, एक यहाँ से नेपाल, नेपाल से यहाँ आ जाती हैं वही लड़कियां। तो मैम ये आपका इस बारे में क्या कहना है कि